नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये पुनरुत्थान कला से रिलेटेड डाटा है और यहाँ पे हम लोग सभी को देखने का प्रयास करेंगे। चाहे आप देखें तो लियोनार्डो दा विंची आपके जीवन में बहुत खास परिवर्तन लेके आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लियोनार्डो दा विंची से पूछे जाते हैं। चाहे आप देख लें तो माइकल एंजेलो का नाम आता है। आप देखते होंगे माइकल एंजेलो वही फ्लोरेंस इटली वाले, और जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, चाहे पियता हो चाहे डेविड की मूर्ति हो, अच्छी रचनाओं में शुमार है। और इन्हें पढ़ने का और समझने का प्रयास आज के इस क्लास में होगा। हमें उम्मीद है कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची को ढंग से समझेंगे आप लोग। तो पेन पेपर उठा लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिया गया है उच्च पुनर्जागरण कालीन प्रमुख चित्रकार हैं। तो उच्च पुनर्जागरण कालीन मुख्य चित्रकार या प्रमुख चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, रैफेल हैं, जॉर्जियोन हैं और टर्सिया हैं, साथ में कराची है। मूल रूप से उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार ये लोग माने जाते हैं। अच्छा, पुनर्जागरण काल का समय कब से कब तक रहता है? तो आप जानते हैं 15वीं शताब्दी में रहा है, तो 15 से और मूल रूप से 1527 तक रहता है, यानी 16वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाती है। तो 1500 से 1527 तक के आसपास के डाटा जो हैं वो मूल रूप से हाई रेनेसा युग के नाम से जाने जाते हैं, पुनरुत्थान कला के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट छपा है कि उच्च पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार कौन था? तो उच्च पुनर्जागरण काल का पहला चित्रकार जो माना जाता है लियोनार्डो दा विंची माना जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट और आता है किस काल में रंगों का स्थान गौड़ हो गया था? तो रंगों का स्थान जो गौड़ होता है वो हाई रेनेसा युग में ही होता है। हाई रेनेसा युग यानी कुल मिलाकर के पुनरुत्थान कला, हाई रेनेसा युग उच्च पुनर्जागरण कालीन है। उच्च पुनर्जागरण यानी हाई रेनेसा, इसमें मूल रूप से रंगों का स्थान गौड़ हो जाता है। अगला पॉइंट आता है हाई रेनेसा में यूनान की किस कला को अपनाया गया था? तो शास्त्रीय कला को अपनाया जाता है। शास्त्रीय कला कहाँ की? तो यूनान वाली शास्त्रीय कला। अगला, इटालियन बुद्धिवाद का प्रयोग किस काल में किया गया? तो इटालियन बुद्धवाद का जो प्रयोग है वो हाई रेनेसा युग में ही खूब अच्छे से किया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि किस काल के चित्रकारों ने ग्रीक या यूनान की प्राचीन मूर्ति कला की पद्धति को अपनाई? तो हाई रेनेसा काल में ही वहां के चित्रकारों ने यूनान की प्राचीन मूर्ति कला को अपनाया था। आपको याद रखना होगा, यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची को पढ़ना है और साथ में हमने बताया है जिन्हें पढ़ना है। अगला पॉइंट आता है कि किस काल में चित्रकारों ने धर्म की बजाय भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया? तो धर्म के बजाय जो है भौतिक जीवन के चित्रों को चित्रित करने का काम हाई रेनेसा युग में हुआ है, यानी उच्च पुनर्जागरण काल में हुआ है। अब आइए देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया चितेरे जिसमें आपके सिलेबस में लियोनार्डो दा विंची का नाम फेमस है, जो इटली फ्लोरेंस में 1452 में जन्मते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 तक इनका कार्यकाल होता है। कहाँ पे जन्म होता है? तो फ्लोरेंस इटली में मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है। विंची की कला का प्रमुख कलाकार था हाई रेनेसा। विंची किस कला का मुख्य चित्रकार रहा है? तो हाई रेनेसा युग का या हाई रेनेसा काल का बहुत बढ़िया चितेरा माना जाता है। हाई रेनेसा युग का विंची अच्छा चितेरा रहा है। विंची के गुरु का नाम बताइए। आंद्रे बेरिकियो। आंद्रे बेरिकियो नाम याद रखना, क्वेश्चन छप चुका है आंद्रे बेरिकियो, तो ऐसे डबल स्टार इसके ऊपर लगा लीजिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको यह डाटा काम दे जाएगा कि आंद्रे बेरिकियो मूल रूप से किसके गुरु थे? तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। अगला पॉइंट आता है कि विंची के पिता का नाम क्या है? तो पियरो दा विंची मूल रूप से इनके पिताजी का नाम होता है, पियरो दा विंची। विंची की माता तो कैटरीना मूल रूप से इनकी माता का नाम होता है। लीडा और हंस, ये देख लीजिए रचना है लीडा और हंस, अच्छी रचना मानी जाती है, लियोनार्डो दा विंची की है। ये हंस है, ये हंस है, देख लीजिए इधर जो ये रचना दिखाई दे रही है ये हंस है और ये लीडा है। अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और, किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की रचना है।
सर्वप्रथम हवाई जहाज के उड़ान यंत्र का चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो सबसे पहले हवाई जहाज के उड़ान यंत्रों को चित्रित करने का काम किसका रहा है? लियोनार्डो दा विंची का रहा है। हवाई जहाज की खोज किया गया था तो अल्विरले और मूल रूप से विल्बर राइट के द्वारा हवाई जहाज खोजा जाता है। आलवीरे कहा जाता है या आलविलरे कहा जाता है और मूल रूप से विल्बर राइट के द्वारा मूल रूप से हवाई जहाज को खोजा जाता है। उसका पहला चित्र किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। पनडुब्बी का चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पनडुब्बी का भी चित्र मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया जाता है। किस चित्रकार को शरीरविद कहा जाता है? तो शरीरविद किस कलाकार को कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची को शरीरविद कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची थे तो मूल रूप से आप जानते होंगे केवल चित्रकार रहे हैं नहीं, ये प्रख्यात इंजीनियर रहे, वैज्ञानिक रहे, ड्राफ्ट्समैन रहे, संगीतकार रहे, मूर्तिकार रहे, गणितज्ञ रहे और चित्रकार रहे। तो लगभग कलाओं में पारंगत रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, याद रखना। संगीतकार, मूर्तिकार, गणितज्ञ, चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में ख्याति प्राप्त रहे। वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है? तो वंडर ऑफ द एज मूल रूप से जो उपमा प्राप्त होती है लियोनार्डो दा विंची को ही प्राप्त होती है। आइए मोनालिसा देख लेते हैं। बहुत बढ़िया चित्र है लियोनार्डो दा विंची का। विंची का कौन सा चित्र विश्व कला जगत का सर्वाधिक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्र है? तो विंची का वह चित्र होता है मोनालिसा जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि का पात्र बना। अगला पॉइंट, मोनालिसा चित्र इटली के किस व्यापारी की पत्नी का व्यक्ति चित्र बनाया था? तो व्यापारी की पत्नी का नाम था लिसा। लिसा का जो है मूल रूप से व्यक्ति चित्र था फ्रांचेस्का देल जोकांदा। तो इटली का कौन सा व्यापारी? फ्रांचेस्का देल जोकांदा का पत्नी का चित्र है मोनालिसा, याद रखना। किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया जाता है। मोनालिसा चित्र को बनाने में विंची को कितना समय लगा था? तो 3 साल लगातार कार्यकारी इस पे किए हैं, तब जाके मोनालिसा का चित्र बना था। विंची ने मोनालिसा का चित्र कब बनाया? तो आप देखेंगे 1504 से स्टार्ट करते हैं, 1508 तक बनाते हैं, लगभग 3 साल हो जाता है, तब जा करके ये मोनालिसा चित्र बना पाते हैं। मोनालिसा की अगर बात करते हैं तो मोनालिसा चित्र के पीछे कौन सा चित्र प्रदर्शित है? तो दृश्य चित्र प्रदर्शित है, सामने से आप देख सकते हैं, ऐसा चित्र मूल रूप से है। मोनालिसा का चित्र किस रंग के टोन में बनाया गया है? तो क्वेश्चंस लाल रंग बनेगा, याद रखना। लाल रंग में मूल रूप से मोनालिसा का चित्र बनाया गया है। यही है मोनालिसा का चित्र, देख लीजिए अच्छे से, दृश्य चित्रण है मोनालिसा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। मोनालिसा चित्र किन शासकों के शयन कक्ष की शोभा बढ़ा चुका है? तो हिटलर और नेपोलियन बोनापार्टा और हिटलर के शासकों के कक्ष में लगा रहा है मोनालिसा चित्र। मोनालिसा चित्र के संग्रहालय में रखा हुआ है, तो वर्तमान दृष्टि में मूल रूप से लिब्रू संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित रखा हुआ है। कौन सा मोनालिसा? हाँ, भारत की मोनालिसा नहीं, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची वाली मोनालिसा। भारत की मोनालिसा तो आप जानते हैं बनी ठनी यानी जरीना है। अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट क्या आएगा? कह रहा है मोनालिसा का चित्र में ऐसा क्या है जिसके कारण यह विश्वविख्यात है? तो रहस्यमयी मुस्कान मूल रूप से मोनालिसा का बहुत फेमस रहा है, जो विश्व में जो है विशेष स्थान पाता है, विशेष ख्याति अर्जित। अंतिम भोज भी चित्रण मूल रूप से किसका है? आप जानते हैं अंतिम भोज भी बढ़िया चित्रण माना जाता है। और लास्ट सपर चित्र किस पे बना है? तो भित्ति चित्रण है, यानी दीवार पे बना हुआ है। लास्ट सपर चित्र कब बनाया गया था? तो 1497 ईस्वी में इटली के मिलान शहर में मूल रूप से लास्ट सपर बनाया गया था। विंची ने लास्ट सपर चित्र इटली के किस गिरजाघर की दीवारों पे बनाया? तो गिरजाघर का नाम है मारिया देल ग्रासी गिरजाघर है, इटली में स्थित है। वहीं पे मूल रूप से उसके भित्ति पे यानी दीवारों पे मूल रूप से 1497 ईस्वी में बनाया था। अगला पॉइंट आता है, विंची ने लास्ट सपर चित्र को किस तकनीकी से बनाया है? कौन सी तकनीकी से बनाया है? तो फ्रेस्को तकनीकी होती है भित्ति चित्रण में। अगला, विंची का संभवतः प्रथम चित्र कौन सा रहा है? तो पहला चित्र जो माना जाता है शैलखंडों की राजकुमारी पहला माना जाता है, यानी द वर्जिन ऑफ फ्रॉक्स। द वर्जिन ऑफ फ्रॉक्स कहो या फिर शैलखंडों की राजकुमारी कहो, मूल रूप से पहली रचना लियोनार्डो दा विंची की मानी जाती है। अगला पॉइंट आता है कि विंची ने शैलखंडों की राजकुमारी में
चित्रित किया है, तो लेंडा और हंस को मूल रूप से चित्रित करने का काम किया है लेंडा और हंस। अगला पॉइंट आता है कि विंची का चित्र जो प्राचीन कहावतों पर आधारित है, तो वर्जिन ऑफ रॉक्स ही है जो मूल रूप से प्राचीन कहावतों पर आधारित चित्र है। किसकी रचना है? वो लियोनार्डो दा विंची की ही अच्छी रचनाओं में शुमार है। वर्जिन एंड चाइल्ड यानी बच्चे की उत्पत्ति चित्र किसने बनाया है? तो ये भी बहुत अच्छी रचना है, लियोनार्डो दा विंची की। कांस्य का घुड़सवार और फ्लोरा की अवाच्य मूर्तियां बनाई, तो मूल रूप से कांस्य का घुड़सवार और फ्लोरा की अवाच्य मूर्तियां किसकी रचना है? तो ये भी लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। कांस्य का घुड़सवार मूर्ति किस संग्रहालय में रखी है? तो बुडापेस्ट संग्रहालय में मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई है। काष्ठ का घुड़सवार यानी लकड़ी का घुड़सवार। अगला पॉइंट बनता है कि फ्लोरा की अवाच्य प्रतिमा किस संग्रहालय में है? तो फ्लोरा की अवाच्य प्रतिमा मूल रूप से वर्निल संग्रहालय यानी वर्लिन संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। अगला, जब मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूं, तब वस्तुतः मैं मरना सीख रहा था, यह कथन किसका है? तो जब मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूं, मैं मरना सीख रहा था, ऐसा कथन मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची की है। अगला पॉइंट आता है कि चेहरा स्क्योरो यानी छाया प्रकाश का आविष्कार किसने किया है? तो चेहरा स्क्योरो को बनाने का काम मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची का ही रहा है। इसके मूल रूप से जनक भी कौन माने जाते हैं? लियोनार्डो दा विंची ही माने जाते हैं। आप जानते हैं प्रख्यात चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, बहुत कुछ काम इन्होंने किया है। चाहे वो अंतिम भोज की बात हो या भारत की मोनालिसा नहीं, विश्व लेवल पे मोनालिसा की बात हो, चित्रण किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची ने ही किया है। तो कुछ खास चित्र भी इनके देख लेते हैं, जैसे शिशु की उत्पत्ति हो गई, बच्चे की उत्पत्ति बहुत बार पूछा गया, लियोनार्डो दा विंची की रचना है। कांस्य का घुड़सवार हो गया, श्वेत कोट वाली स्त्री हो गई, सफ़ेद कोट वाली स्त्री मूल रूप से किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की है। ईशा की आराधना हो गया, फ्लोरा की आवाज़ प्रतिमा हो गया, किसकी रचना है? ये भी मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। अंतिम भोज हो जाए या फिर लास्ट सफर हो जाए, किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सलवाटर मुंडी यानी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछ लिया जाए, अच्छी रचनाओं में शुमार है, लियोनार्डो दा विंची की ये भी रचना है। लीडा और हंस पूछा गया है, उफाजी गैलरी इटली में सुरक्षित रखा हुआ है लीडा और हंस, किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की रचना है। बिट्टूमियन मैन की अगर बात करें, गैलरी डेल एकेडमिया में रखा हुआ है सुरक्षित, और मूल रूप से बिट्टूमियन मैन किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। बच्चे की उत्पत्ति, वर्जिन एंड चाइल्ड की अगर बात हो, ये भी किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। मोनालिसा की अगर बात करते हैं, लीजा घेरा दिनी की अगर हो बात, तो लुब्रू संग्रहालय पेरिस में मोनालिसा रखा हुआ है, आपको याद रखना होगा किसकी रचना है। यह रचना है किसकी? तो आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है लीजा घेरा दिनो मोनालिसा। अगला पॉइंट आता है लेडी विद आन अरमाइन, पोलैंड संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। लेडी विद आन अरमाइन मूल रूप से रचना है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सेलखंडों की राजकुमारी, द वर्जिन ऑफ रॉक्स किसकी रचना है? ये भी मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची की ही अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये तो नाम था लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची आप जानते हैं प्रख्यात गणितज्ञ रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। फ्लोरेंस इटली में जन्म होता है। इनके गुरु का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आंद्रे बेरोकोवियो मूल रूप से इनके कला गुरु होते हैं। आप इनके माता का नाम कैटरीना जानते ही हैं। मोनालिसा चित्रण इनका बहुत बढ़िया है, 3 साल में बनाते हैं। 1505 नहीं 1504 से स्टार्ट करते हैं, 1508 के आसपास तक कंप्लीट हो जाता है। आगे बात कर लें अब किसकी? तो माइकल एंजेलो की बात कर लें। अच्छा, लियोनार्डो दा विंची किस कला के हैं? तो आप जानते हैं हाई रेनेसा युग के हैं, यानी उच्च पुनर्जागरण काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। अगला नाम है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो के बारे में अगर बात करते हैं तो 1475 से 1564 तक इनका कार्यकाल रहा। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475 में। कहाँ पे? तो केपरीज फ्लोरेंस इटली में मूल रूप से माइकल एंजेलो का जन्म हुआ। माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? तो घिरलैंडियो मूल रूप से इनके गुरु रहे हैं। नाम याद रखना है, डाटा पूछा जाता है। घिरलैंडियो किसके गुरु हैं? तो माइकल एंजेलो के कला गुरु हैं। आगे माइकल एंजेलो ने किसके भित्ति चित्रण सीखा? तो मूल रूप से घिरलैंडियो से ही इन्होंने भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण करना सीखा था।
माइकल एंजेलो था। तो माइकल एंजेलो की अगर बात करते हैं तो वास्तुकार रहा है, कवि रहा है, मूर्तिकार रहा है और चित्रकार रहा। तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और कवि के रूप में फेमस रहा है कौन? लियोनार्डो दा विंची, नहीं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? मूर्तिकार के रूप में रहे हैं। किसे स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता है? स्कल्पचर हु पेंटेड मूल रूप से माइकल एंजेलो को ही कहा जाता है। स्कल्पचर हु पेंटेड, स्कल्पचर हु पेंटेड। अगला पॉइंट आता है, उच्च पुनर्जागरण काल का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार कौन रहा है? तो उच्च पुनर्जागरण काल का दूसरा सबसे प्रसिद्ध कलाकार रहा माइकल एंजेलो। पियता यानी शोक मग्न मेरी की अगर बात करें तो यह चित्रण के बारे में थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। पियता मूर्ति माइकल एंजेलो ने कितने वर्ष की उम्र में बनाया था? तो 25 ईयर यानी 25 वर्ष की उम्र में बनाया था। यही है पियता की संगमरमर मूर्ति। अच्छे से देख लीजिएगा। माइकल एंजेलो की रचना है, 6 फुट 5 इंच की हाइट। अगला पॉइंट आता है कि पियता मूर्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस के रूप में पियता मूर्ति को माइकल एंजेलो ने दर्शाया है। 6 फुट 5 इंच की मूर्ति है और मूल रूप से शोक मग्न मेरी है। मेरी को आराम से शोक मग्न अवस्था में दर्शाने का प्रयास किसने किया है? माइकल एंजेलो ने किया है। पियता मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो सेंट पीटर्सबर्ग चर्च में रखी हुई है, जो इटली में स्थित है। वहीं पे आज भी सुरक्षित है। पियता की मूर्ति किससे बनी है? तो ये संगमरमर की प्रतिमा है, याद रखना, कांस्य प्रतिमा मत लगाना। संगमरमर की प्रतिमा है पियता की मूर्ति। किसके द्वारा बनाई गई? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई है। अगला, पियता मूर्ति के निर्माण का समय कब रहा है? तो 1498 से 1501 ईस्वी के आसपास पियता की मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। तो ये तो हो गई पियता की मूर्ति। आगे डेविड की मूर्ति बात कर लें। आइए डेविड की मूर्ति को देख लेते हैं। माइकल एंजेलो ने सफ़ेद चट्टान को तराश करके किस मूर्ति का निर्माण किया? तो सफ़ेद चट्टानों को काट करके डेविड की मूर्ति को माइकल एंजेलो ने बनाया था। डेविड की मूर्ति बनने का समय क्या रहा है? तो ये भी 1501 से 1504 के आसपास बना है। जैसे आप जानते हैं 1498 से 1501 के बीच कौन बना था? पियता की मूर्ति बनी थी। और 1501 से 1504 के बीच क्या बना? तो उसके बाद मूल रूप से डेविड की मूर्ति बननी स्टार्ट हो जाती है। एंजेलो ने डेविड की मूर्ति को किस शहर के लिए बनाया था? तो फ्लोरेंस शहर के लिए मूल रूप से डेविड की मूर्ति को माइकल एंजेलो ने बनाया। माइकल एंजेलो ने 12 संतों की मूर्तियां किस गिरजाघर के लिए बनाया था? तो सेंट पीटरबर्ग्स गिरजाघर जो है वहां पे 12 संतों के लिए मूर्तियों का निर्माण किसने किया है? माइकल एंजेलो ने किया है। माइकल एंजेलो वही फ्लोरेंस इटली वाले, याद रखना। आगे बात करते हैं तो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की मूर्तियों को बनाने का काम किसका रहा है? तो मॉर्निंग हो, इवनिंग और नाइट हो, मूल रूप से माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाया गया था। डेविड मूर्ति की लंबाई है, तो डेविड मूर्ति की लंबाई कितनी है? 15 फुट है, याद रखना। डेविड मूर्ति की लंबाई कितनी है? 15 फुट है। जबकि पियता मूर्ति की लंबाई आप जानते हैं 6 फुट और 5 इंच थी। 6 फुट 5 इंच रही है और डेविड की मूर्ति 15 फुट रही है, हाइट 15 फुट है। अगला, क्रिएशन ऑफ वर्ड की अगर बात करते हैं, संसार की उत्पत्ति। तो क्रिएशन ऑफ द वर्ड भित्ति चित्रण मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो क्रिएशन ऑफ द वर्ड यानी संसार की उत्पत्ति को भी बनाने का काम माइकल एंजेलो का रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक चित्र एलोरा ने कब बनाया? नहीं, एंजेला ने कब बनाया? एंजेला ने कब बनाया? तो 1508 से 1512 के मध्य जो है मूल रूप से क्रिएशन ऑफ वर्ड की मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। 1508 से 1512 के मध्य माइकल एंजेलो ने किस तकनीकी, कहा जाता है कि माइकल एंजेलो ने किस तत्कालीन पोप के कहने पर सृष्टि की उत्पत्ति चित्र बनाया? तो वह पोप हैं जूलियस द्वितीय। जूलियस द्वितीय के कहने पर मूल रूप से इन्होंने क्रिएशन ऑफ वर्ड यानी संसार की उत्पत्ति का भित्ति चित्रण बनाना स्टार्ट किया। किस सन में? 1508 से 1512 के मध्य। एंजेलो ने सृष्टि की उत्पत्ति चित्र किस गिरजाघर की दीवारों पे बनाया? तो सिस्टीन चैपल रोम में मूल रूप से उसकी दीवारों पे बनाने का काम किया है। सिस्टीन चैपल रोम। एंजेलो ने सृष्टि की उत्पत्ति चित्र को कितने भागों में बांटा है? तो 9 भागों में बांटा, याद रखना। सृष्टि की उत्पत्ति यानी क्रिएशन ऑफ वर्ड को 9 भागों में इन्होंने बांटा है। अगला पॉइंट आता है अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय यानी लास्ट जजमेंट नामक चित्र एंजेला ने किस गिरजाघर की वेदिका घरों पर बनाया था? तो सिस्टीन चैपल रोम की जब गिरजाघर पे इन्होंने बनाया है तो वहीं पे सब काम किया है। तो मूल रूप से कौन सा गिरजाघर होगा? सिस्टीन चैपल रोम का गिरजाघर। आगे बात करते हैं माइकल एंजेलो की प्रथम 3D चित्र कौन सा रहा है? तो मूल रूप से होली फैमिली रहा है प्रथम 3D चित्र। पहला 3D चित्र यानी
3 डायमेंशनल चित्र। आगे, एंजेलो का होली फैमिली चित्र किस जगह रखा गया है? तो उफजी आर्ट गैलरी जो रोम में स्थित है, इसे रोम कर लीजिएगा, रोग नहीं होता है, रोम होता है। उफजी आर्ट गैलरी रोम में मूल रूप से होली फैमिली चित्र सुरक्षित रखा हुआ है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि एंजेलो ने किस गिरजाघर में 343 मानव आकृतियां बनाए, जिसमें 125 आकृति 10 से 18 फीट लंबी थी। तो सिस्टन चैपल गिरजाघर में मूल रूप से 343 मानव आकृतियां बनाई, जिसमें 125 चित्र जो है 10 फीट से 18 फीट के आसपास रहे, लंबे रहे, थोड़ा लंबाई ज़्यादा हो गई। अगला पॉइंट आता है, वह कौन सा कलाकार था जो अपने सहायकों तथा शिष्यों के साथ अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता था? तो अपने सहायकों और शिष्यों के साथ ज़्यादा देर काम माइकल एंजेलो नहीं करते थे, माइकल एंजेलो नहीं करते थे। अगला पॉइंट आता है, माइकल एंजेलो के किस कला का अंतिम लक्ष्य था? तो माइकल एंजेलो के लिए कला का जो अंतिम लक्ष्य रहा है, नग्न मानव आकृतियां बनाना। नग्न मानव आकृतियां और कौन बनाता था? तो आप जानते हैं विवादित कलाकार रहे हैं मकबूल फिदा हुसैन, वो भी बनाने के लिए फेमस थे। तो माइकल एंजेलो भी नग्न मानव आकृतियां बनाते थे। अभी आपने देखा होगा पियता की मूर्ति हो जो 6 फीट 5 इंची थी, उसे भी आपने ढंग से देखा होगा, उसमें भी नग्न मानव आकृतियां थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। अगला, कौन सा कलाकार था जिसके जीवन काल में ही 2 आत्मकथाएं प्रकाशित हुई? तो माइकल एंजेलो ही हैं जिनके दोनों काल में। दूसरा शिष्य आता है, पहला आता है वसारी द्वारा, और दूसरा एक और शिष्य आता है, वो भी इनकी आत्मकथा लिखता है। तो याद रखना है, माइकल एंजेलो की 2 आत्मकथाएं लिखी जाती हैं। बरोक कला का पिता कहा जाता है। तो बरोक कला का जो पितामह माना जाता है, वो माइकल एंजेलो को ही माना जाता है। माइकल एंजेलो वही हैं, याद रखना, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि। फेमस नाम होता है फ्लोरेंस इटली में, जिनका जन्म होता है 1475 का सन होता है। अगला, एगनी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनी? तो एगनी एंड एक्सटेंसी जो फिल्म होती है, माइकल एंजेलो के कला जीवन पे आधारित है। ऐसी फिल्म पूछी जा सकती है। अगला आएगा, प्रमुख बिंदु कौन कौन सा है? तो पहले मूर्ति देख लो, उसके बाद चित्र देख लो। अच्छी अच्छी मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे पियता की मूर्ति अगर बात करें, पियता की मूर्ति, शोकमग्न मेरी, तो ये मूल रूप से माइकल एंजेलो की मूर्ति है, इन्होंने बनाया है। डान मूर्ति हो गया, इवनिंग मूर्ति हो गया, डेविड की मूर्ति हो गया, मॉर्निंग मूर्ति हो गया, नाइट मूर्ति हो गया, वर्जिन मेरी मूर्ति हो गया, और मेडोना ऑफ द स्टेयर्स, यानी 12 संतों की मूर्ति जो है वो भी मूल रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है, क्या माइकल एंजेलो के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जैसे प्रलय की बात होगी, प्रलय हो गया, स्नार्थी हो गया, संत पाल की बातचीत हो गया, ये सब चित्र हैं। कन्वर्जन ऑफ फाल हो गया, कन्वर्जन ऑफ फाल हो गया, अंतिम निर्णय हो गया, यानी लास्ट जजमेंट हो गया। अभी आपने देखा था अंतिम भोज, अंतिम भोज मतलब लास्ट सपर, तो वो लियोनार्डो दा विंची का है। लेकिन अंतिम निर्णय अगर पूछ लिया जाए, लास्ट जजमेंट, तो आपको क्या लगाना है? माइकल एंजेलो लगाना है। सृष्टि की उत्पत्ति हो गया, यानी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया, किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की है। पवित्र शहर की अगर बात करते हैं, होली फैमिली या पवित्र परिवार पूछा गया, होली फैमिली पूछा गया, माइकल एंजेलो की अच्छी रचनाओं में शुमार है। ईसा के पूर्वज मरते हुए दास मूल रूप से किसकी रचना है? ये भी माइकल एंजेलो की रचना है। क्रूसिफिकेशन ऑफ सेंट पीटर अच्छी रचनाओं में शुमार है, माइकल एंजेलो की अच्छी रचना है। ईसा के जन्म की भविष्यवाणी अच्छी रचना है, किसकी है? माइकल एंजेलो की अच्छी रचना है। आत्मा की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, तो आत्मा की उत्पत्ति अच्छी रचनाओं में शुमार है, किसकी रचना है? तो आप जानते हैं ये चित्र भी माइकल एंजेलो, यानी इटली वाले माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया जाता है। तो ये था कुछ खास डाटा। हमें उम्मीद है कि माइकल एंजेलो, साथ में आपने किसे पढ़ा? लियोनार्डो दा विंची को पढ़ा। ये लोग हाई रेनेसा युग के होते हैं, इनको पढ़ने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। हमें उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इन क्षण में, तब तक के लिए जय हिंद।